92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, कल मैंने पलटा था इस कहानी का पहला पन्ना। आज सुनाता हूं इसका दूसरा भाग। मेरी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी तुम उड़ते रहना देव पार्ट 2। ब्लैक बोर्ड पर क्लास 6 और तारीख लिख के टीचर रीता ने अपना चौड़ा सा रजिस्टर खोला। रोल नंबर 15 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 16 यस मैम। क्लास में रोल नंबर बोल रही रीता को बच्चे फटाफट जवाब दे रहे थे कि अचानक एक रोल नंबर पे उनको रुकना पड़ा। रोल नंबर 17। कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने फिर पुकारा, रोल नंबर 17। खामोशी अभी भी क्लास में बनी रही, लेकिन पीछे की बेंच पे बैठा देव अपने गले की पूरी नसें तान के कुछ कहने के लिए जूझ रहा था। सब लोग रोल नंबर 17 वाली सीट की ओर देखने लगे। टीचर ने भी देखा और कहा, ओह तुम हो। फिर अपने रजिस्टर में उसका नाम पढ़ के पुकारा, देव, और उस खाने पे एक निशान बना के आगे बढ़ गए। रोल नंबर 18। टीचर रोल नंबर बोले जा रही थी कि तभी एक भारी आवाज आई, देव, मैं खुद बोलूंगा, अपना नाम खुद बोलूंगा। थोड़ी देर से आई थी, लेकिन देव की आवाज सबको सुनाई दी। सबकी नजरें फिर से रोल नंबर 17 वाली सीट पर चली गईं। अपने वॉकर के सहारे देव और बच्चों की तरह खड़े होने की कोशिश कर रहा था। तुम बैठ जाओ देव, मैंने अटेंडेंस लगा दी है। पर देव अब तक खड़ा हो गया था और बैठने को तैयार नहीं था। वो तब तक नहीं बैठा जब तक टीचर ने दोबारा से रोल नंबर 17 की आवाज नहीं लगाई, जिसका जवाब देने में देव को फिर मुश्किल हुई थी। उसने पूरा जोर लगा के कहा था, प्रेजेंट मैडम। शब्द स्पष्ट तो नहीं था, लेकिन समझने वालों की समझ में आ गया था। क्लास खत्म हुई और इंटरवल की घंटी बज उठी। बच्चे शोर मचाते अपनी अपनी डेस्क से उठ के उछलते फांदते क्लासरूम से बाहर निकल गए। 13 साल का देव सबको जाते देखता रहा। देव को लगा कि कोई चिड़ियों का झुंड चहकते हुए सामने से गुजर गया हो। उसने इतने सारे बच्चों को यूं एकदम भागते शोर मचाते कभी नहीं देखा था। देव का स्कूल में ये पहला दिन था। ऐसा नहीं है कि वो कभी स्कूल नहीं गया हो, पर बीती पढ़ाई उसने जहाँ से की थी वो एक स्पेशल स्कूल था, जहाँ का हर बच्चा स्पेशल था। वहाँ इंटरवल में उसने कभी बच्चों को इस तरह भागते नहीं देखा था। वहाँ बच्चे तो तब भागते जब उनकी फिजिकल एक्टिविटी की क्लास होती। दूसरे बच्चों को भागते देख के देव को जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि वो तो खुशी से ताली बजाने लगा था। उसको माँ की बात याद आ गई जो इस स्कूल में दाखिला लेते वक्त उन्होंने कही थी, देव, यूं मुंह नहीं बनाते बेटा, आज से तुम सब के साथ पढ़ोगे, वो सब कुछ करोगे जो सारे बच्चे करते हैं। देखना एक दिन तुम उन सब से आगे निकल जाओगे। देव को लगा एक दिन वो भी इसी तरह भाग के कैंटीन जाया करेगा। थोड़ी देर ताली बजाने के बाद उसको होश आया कि वो तो अकेला बचा है, क्लास में तो कोई नहीं। देव ने अपना वॉकर कस के थामा और धीमे कदमों से बाहर निकल गया। नए स्कूल में उसकी उमंगें भी नई थीं। अपनी धीमी चाल चलता हुआ वो बिछड़े हुए पंछी की तरह लग रहा था, जो जल्दी ही अपने से आगे निकले हुए झुंड से मिलने के लिए बेताब है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी तुम उड़ते रहना देव पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपने स्पेशल स्कूल से पढ़ के आए देव को इस नए स्कूल में इंटरवल में भागते बच्चे दिखे तो वो खुश हो गया। उसके स्कूल में सारे बच्चे स्पेशल थे और वो और बच्चों की तरह भाग नहीं सकते थे। सेरेब्रल पैल्सी होने की वजह से देव जल्दी से जवाब नहीं दे पाता था। उसको अपनी अटेंडेंस तक बोलने में बहुत देर लगती थी। अब आगे।
छुट्टी के बाद बच्चे लाइन लगा के स्कूल बस में चढ़ रहे थे। देव को ड्राइवर ने सबसे पीछे खड़ा कर दिया। अभी खड़े रहो, सब बैठ जाएं, फिर तुम्हें चढ़ा दूंगा। जब सब बच्चे चढ़ गए तो ड्राइवर देव को चढ़ाते हुए अपने आप में ही फुसफुसाया, ये एक नई मुसीबत हो गई, पहले ही काम कम था। हम जिन्हें मानसिक रूप से कमजोर दिमाग का समझ के कुछ भी कह देते हैं, दरअसल हम नहीं जानते कि सबसे ज्यादा संवेदनशील दिमाग उन्हीं बच्चों का होता है। जरा जरा सी बातें उनको अंदर तक भेज जाती हैं। देव को बहुत गुस्सा आया, ड्राइवर पे भी और मम्मी पे भी, जिन्होंने उसका एडमिशन यहां करवा दिया था। उसके स्कूल में कोई इस तरह बर्ताव नहीं करता था। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था सारे चोर ले गए। बस में सवार बच्चे हर रोज छुट्टी के बाद कुछ इस तरह गाना गा के खुशियां मनाते कि मानो किसी कैद से छुटकारा मिल गया हो। देव का मन जल्दी ही सबके गाते मुस्कुराते चेहरों में खिलने लगा और गुस्सा कहीं दूर घुल गया। बच्चों का मन ज्यादा देर गुस्सा कहाँ रह पाता है। उस दिन देव ने बस में बैठे तमाम बच्चों के साथ मुस्कुरा के दोस्ती करने की काफी कोशिश की, लेकिन मुस्कान के बदले ऐसी कोई मुस्कान नहीं थी जो उसको मिल जाती। शायद दूसरे बच्चों के लिए देव कुछ अलग था और वो उसे जानते भी नहीं थे, इस वजह से फिलहाल किसी ने उससे दोस्ती नहीं की। जिंगल बेल बच्चे दूसरा गाना गा रहे थे जब ड्राइवर ने बस एक स्टॉप पे रोकी और कंडक्टर को इशारे से देव को उतारने के लिए कहा। देव को सड़क किनारे वॉकर पे खड़ा करके बस धूल उड़ाती चली गई। जाती हुई बस में बैठे बच्चों को उसने हाथ हिला के टाटा किया तो, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन पीछे आ रही एक और दूसरे स्कूल की बस के बच्चों ने देव की तरफ न जाने कितने हाथ लहरा दिए थे। बाय बाय करते वो हाथ खुशी के वो गुच्छे थे जिन्होंने देव के चेहरे को खिला दिया। कभी कभी लगता है कि अगर हम हाथ हिला के करने वाले टाटा के इशारे को राष्ट्रीय भाषा बना लेते तो कितना अच्छा होता। सिर्फ हाथ हिला के मुस्कान के बदले मुस्कान का जवाब मिल जाना जादू ही तो है। सामने ही देव का पुराना स्कूल और वो संस्था मुस्कान थी जहां देव ने चलना सीखा था। जैसे भी हो बोलना सीखा और 5वीं क्लास तक पढ़ाई पूरी की थी। उसकी माँ अर्पिता यही काम करती थी और यहाँ से कुछ दूरी पे लिए हुए किराए के फ्लैट में रहती थी। आज देव से कह के गई थी, मुझे देर हो सकती है, तुम किसी की हेल्प लेके यहाँ तक आ जाना। बोलो आ जाओगे? तो कितना लंबा जी कह के उसने मम्मी को जवाब दिया था। देव ने मदद तो किसी से नहीं मांगी, खुद ही धीरे धीरे वॉकर के सहारे चलने लगा। अभी वो संस्था के गेट पे पहुंचा ही था कि अब्दुल ने आके पीछे से देव के बाजू पकड़ लिए। अब्दुल छोड़ दे देव ने कहा, पर अब्दुल था कि उसका हाथ पकड़े ही खड़ा रहा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी तुम उड़ते रहना देव पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, स्कूल की बस देव को एक बस स्टैंड के पास छोड़ गई। उसे अपने पुराने स्कूल जाना था जहां उसकी मम्मी अर्पिता काम करती थी। चलने और बोलने में कमजोर देव से मम्मी कह गई कि किसी की मदद लेके यहां आ जाना। देव ने मदद तो किसी की नहीं ली, खुद ही अपने वॉकर के सहारे स्कूल पहुंच गया। वहां उसके दोस्त अब्दुल ने उसको पीछे से पकड़ लिया। अब आगे। देव के कई बार कहने पर भी जब अब्दुल ने उसको नहीं छोड़ा तो देव ने अपना वॉकर छोड़ के अब्दुल के कंधे पे अपना हाथ रख दिया। अच्छा रुक, अब चल, देव ने कहा। ठड्डा चल देवू, ठड्डा चल, अब्दुल के मुंह से बोल फूटे। अपना वॉकर वहीं छोड़ के देव अब्दुल के साथ रिसेप्शन की ओर चल दिया। अब्दुल और देव दोनों यहीं रिहैब में पले बड़े थे। दोनों को ही सेरेब्रल पैल्सी थी। हालांकि अब्दुल उम्र में देव से बहुत बड़ा था,
इतना बड़ा था कि देव ने जब 2 सालों में लोगों के हाथों के सहारे चलना सीखा था तो उसको चलाने वाले कई हाथों में से 2 हाथ अब्दुल के भी थे। अब्दुल की उम्र तो 25 की हो गई थी, पर दिमाग 5 का ही रहा। कौन कहता है कि वक्त कभी नहीं रुकता। बात इतनी सी है कि ये सवाल किसी ने अब तक अब्दुल से नहीं पूछा। जब देव छोटा था तो अब्दुल उसको इसी तरह हाथ पकड़ के चलाता था। देव तो अपने दिमाग के साथ बड़ा होता रहा, लेकिन अब्दुल का सिर्फ जिस्म ही बड़ा था। बचपन की वो आदत गई नहीं थी। वो जब भी देव को देखता तो उसकी बाह पकड़ के चलाने की कोशिश करता। इस भागती दुनिया में काश हम सबके जहन का कोई कोना अब्दुल जैसा ही होता। एक दूसरे को पीछे खींचने के बजाय अगर हम हाथ थामना सीख पाते तो इंसानियत अपने मतलब न भूलती। देव उसकी आदत को अच्छे से जानता था, इसलिए पूरे भरोसे के साथ वो अपने आप को अब्दुल के हवाले कर देता। तकरीबन 1 घंटे इंतजार करने के बाद अर्पिता वहां पहुंची। सॉरी बेटा, आने में देर हो गई। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? अर्पिता ने पूछा तो देव ने कोई जवाब नहीं दिया। न ही हाँ और न ही ना में सर हिलाया। देव की एकदम चुप्पी को अर्पिता समझती थी। नाराज था वो। सोच रही थी बहुत दिन हो गए हम कहीं गए नहीं, कल हम पार्क चलेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, अर्पिता ने कहा तो देव के चेहरे पे आइसक्रीम का टेस्ट उतर आया। मैंगो वाली, कह के उसने अर्पिता का हाथ थाम लिया। आ गई तुम? कैसा रहा कोट? पीछे से शांता दीदी ने आके पूछा तो अर्पिता ने देव की तरफ आंखों से इशारा करके बस इतना कहा, दीदी बाद में बताती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं रात को फ़ोन करूँगी। गुड नून मैम, देव ने शांता जी को देख के कहा तो वो पास आके देव के सर पे हाथ रखते हुए बोली, नए स्कूल में मज़ा आया? हाँ, अच्छे से पढ़ाई करना, किसी के टिफिन से निकाल के पराठे मत खा जाना। दरअसल देव अपने इस स्कूल में बच्चों के पराठे चुपके से खा जाता था, जिसकी शिकायत यहाँ की प्रिंसिपल शांता जी के पास ही आती थी। खैर देव ने शैतानी करना छोड़ दिया था, लेकिन शांता जी ने आज वही बात फिर छेड़ी तो देव हंस दिया। नहीं करूँगा का जवाब अपनी गर्दन हिला के देव ने दे दिया। अर्पिता कल पेरेंटिंग की क्लास है, थोड़ा जल्दी आ जाना। अपने कमरे में जाते हुए शांता जी ने अर्पिता से कहा। जी का जवाब देके अर्पिता देव को लेके अपने फ्लैट की तरफ चल दी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी तुम उड़ते रहना देव पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना सेरेब्रल पैल्सी से जूझता देव अपने पुराने स्कूल में बैठा माँ का इंतजार कर रहा था। नए स्कूल से वो पहले ही खफा था। मम्मी देर से आई थी तो वो और नाराज हो गया। खैर उसकी माँ अर्पिता ने जब घुमाने और आइसक्रीम खिलाने का वादा किया तो वो मान गया था। अब आगे। रात को रोटी बनाते वक्त अर्पिता के जहन में कोर्ट में खड़े हुए अपने पति विनय के वकील के शब्द बार बार गूंज रहे थे। तो आप इतने पैसे लेके तलाक को राजी हैं मैडम? रोटी बना रही अर्पिता के मुंह से गुस्से से निकला, हाँ। आज कोर्ट में भी उसने यही कहा था। पूरे 13 साल वो जिस जिद पे अटकी रही, आज उसे अपनी जिद छोड़नी पड़ी थी। पेपर पे साइन होते ही वकील साहब ने विनय को बधाई देते हुए कहा था, 1 साल कम रह गया सर, नहीं तो बनवास तो आपका भी पूरा हो जाता। चकले के पास टप टप करके अर्पिता के आंसू गिर पड़े थे। वनवास तो उसने झेला था, समाज से, घर वालों से, सबसे लड़के अकेले रहने लगी थी, सिर्फ देव की खातिर, जिसको उसके पिता विनय ने अपनाने से मना कर दिया था। आज अर्पिता को वो दिन याद आ गया जब वो विनय को छोड़ के आई थी। उस दिन विनय के किसी दोस्त के घर शादी थी। अर्पिता जब देव को तैयार कर रही थी तो पीछे से विनय ने आके कहा था, इसे क्यों तैयार कर रही हो? अरे शादी है, ऐसे ही थोड़े ले जा सकते हैं। अर्पिता ने जवाब दिया तो विनय ने हिचकते हुए कहा था,
देखो अर्पिता, इसे रहने दो, कुछ ही घंटों की तो बात है। गुप्ता आंटी क्या छोड़ाते हैं, वहाँ खामखा लोग इसको देखेंगे और सवाल करेंगे। यूं तो देव को लेके छोटी मोटी लड़ाइयाँ पहले भी हो चुकी थीं, लेकिन अर्पिता को लगता था कि विनय शायद समझ जाएगा। लेकिन सच तो ये था कि देव को अपनाना तो दूर, अब वो उसे अपने साथ कहीं ले जाने में भी बेइज्जती महसूस करता था। उस दिन अर्पिता को और भी बातें समझ आई थीं कि जब भी कोई मेहमान घर में आता तो विनय देव को अंदर कमरे में ले जाने के लिए क्यों कहता था। बस यही बात अर्पिता को बर्दाश्त नहीं हुई और वो अपनी दोस्त के घर चली गई। उसके बाद मुस्कान नाम की उस संस्था ने अर्पिता का साथ दिया जो डिसेबिलिटी पे काम करती थी। अपने बच्चे की सही परवरिश की खातिर उसने उसी संस्था में काम करना शुरू कर दिया। चकले पे गिरे हुए आंसू अब तवे पे पड़ी रोटी के साथ सिक गए। तभी अर्पिता का फोन बजा। हाँ दीदी, शांता मैडम का फोन था। एक शांता दीदी ही तो थी जिन्होंने अब तक अर्पिता का खूब साथ दिया था। सिर्फ अर्पिता ही नहीं, न जाने कितनी अर्पिताओं का साथ दिया था। मेंटली और फिजिकली चैलेंज बच्चों की शिक्षा के लिए शुरू की गई उनकी संस्था मुस्कान न जाने कितने बच्चों को मुस्कान दे चुकी थी। हमारा समाज विकलांग को कमजोर और बोझ समझने के सिवाय और कुछ कहाँ समझ पाया है। अगर ऐसी संस्थाएं न होती तो हम इनकी काबिलियत तो दूर, इनको डिफरेंटली एबल्ड की जगह कुछ और ही कह के पुकारते। तुम ठीक हो ना अर्पिता? मोबाइल पे शांता दीदी की आवाज आई। हाँ दीदी। कोर्ट में क्या हुआ? दीदी ने पूछा तो कुछ पल की खामोशी के बाद अर्पिता ने कहा, दीदी मैंने डिवोर्स ले लिया। कितने साल अर्पिता अपने फैसले पर टिकी रही थी। विनय के साथ रहने और उससे मदद लेने का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन वो विनय को तलाक देके दूसरी शादी करने का ठप्पा भी नहीं देना चाहती थी। वो विनय को सजा देना चाहती थी। लेकिन देव अब बड़ा हो रहा था, उसकी ज़रूरतें भी बड़ी हो रही थीं। शांता दीदी के कहने पे कि देव दिमाग से अच्छा है, उसकी फिजिक्स तो देखते बनती है। अर्पिता, अब तुमको इस संस्था के स्पेशल स्कूल से निकाल के किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराना चाहिए। वहाँ और बच्चों के साथ रह के इसकी ग्रोथ होगी। उनकी बात मान के ही अर्पिता ने एक महंगे स्कूल में देव का दाखिला करवा दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी तुम उड़ते रहना देव पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, देव की माँ अर्पिता ने आज देव की खातिर अपने पति को पूरे 13 साल बाद तलाक दे दिया था। 13 साल तक अपने पति को उन्होंने इसलिए तलाक नहीं दिया था क्योंकि सेरेब्रल पैल्सी नामक बीमारी से पीड़ित अपने बेटे को उसके पति विनय ने लगभग अपने हाल पे छोड़ दिया था। उसकी माँ अर्पिता आज तलाक देने के बाद किचन में अकेली रोती रही। अब आगे। सरकारी छोड़ दें तो स्कूल तो सभी महंगे हो गए हैं। अब वो ज़माना नहीं था जब सरस्वती को देख के लक्ष्मी आती थी। अब तो सरस्वती को पाने के लिए लक्ष्मी का होना ज़रूरी बन गया था। अर्पिता ने देव के पिता को छोड़ा था तो भी अपने बेटे की ही खातिर, और आज देव की ही खातिर अपने पति को छोड़ दिया। अर्पिता ने आज 2 इंसान खोए थे। ठीक किया अर्पिता, आज तुम मरे हुए बंधन के धागे से भी मुक्त हो गई। केस से तारीखों के अलावा क्या मिला था, पर उन मिले हुए पैसों से तुम देव को बेहतर जिंदगी जरूर दे सकती हो। कल जल्दी आ जाना, क्लास 3 के सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं। इन बच्चों की सही पेरेंटिंग कैसे की जाए ये तुमसे बेहतर कौन बता सकता है। जी दीदी, आ जाऊंगी, कह के अर्पिता ने बात खत्म की। मम्मा, कमरे से देव की आवाज आई तो अर्पिता का मन खिल उठा। जब भी देव अपनी टूटी आवाज के तिनकों को जोड़ के मम्मा पुकारता तो अर्पिता को लगता कि देव ने जैसे पूरी गीता बाँच दी हो। अपने पैदा होने के 6 महीने तक तो देव के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला था। कैसे
टुकड़ा टुकड़ा करके शब्द सिखाए थे उसने। जब अर्पिता देव के कमरे में गई तो देखा कि अपने कंप्यूटर पर बैठा देव फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहा था। इन बच्चों में खास बात होती है, अक्षर सीखने के बजाय वो नंबर्स जल्दी समझ जाते हैं। अपने पैरों के नीचे रखे रोलिंग पैड को जब वो दबाता तो स्क्रीन का पेज बदल जाता। क्या हुआ देव? अर्पिता ने आके पूछा। मम्मा, टाइपिंग स्टिक नीचे। अर्पिता ने झुक के फर्श पे पड़ी प्लास्टिक की एक छोटी सी स्टिक उठा के देव के मुंह में थर्मामीटर की तरह लगा दी और देव ने झट अपने सामने लगे अर्धचंद्राकार कीबोर्ड पे स्टिक की मदद से फिजिक्स के सवाल सॉल्व करने शुरू कर दिए। मांसपेशियां सख्त होने की वजह से उसके हाथों में बहुत दर्द होने लगता तो वो अपने मुंह में स्टिक लगा के एक एक अक्षर लिखने लगता था। विज्ञान ने टेक्निकल टूल्स बना के इन बच्चों को ज़माने की वो भाषा दे दी थी जिसको कंप्यूटर कहते हैं। नेट के माध्यम से ये बच्चे अब किसी के मोहताज नहीं थे, मगर सवाल ये था कि ये सुविधाएं और इस तरह की टीचिंग कितने बच्चों के पास थी। कितने लोग हैं जो ये बात जानते भी हैं कि उनका वो बच्चा जिसको वो बोझ के अलावा कुछ नहीं समझते, वो अपने पैरों पे खड़े होने और काबिल बनने की ताकत रखते हैं। पर उसके लिए हमें अर्पिता जैसा कलेजा चाहिए जिसने कुछ भी करके देव को फूड शेल्टर से आगे बढ़ के जिंदगी में कुछ करने का हौसला दिए रखा। देव, तुम्हें समझ आ रहा है ना? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है ना? क्लास के आखिरी पीरियड में आर्किमिडीज का सिद्धांत समझा रही मैडम देव से बार बार पूछे जा रही थी और देव का पूरा शरीर जवाब देने के लिए अपने ही शरीर से संघर्ष कर रहा था। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देती हूँ। देव का जवाब सुने बिना ही मैडम ने फिर से समझाना शुरू कर दिया। मैम इसे एक बार में ही समझ आ जाता है लेकिन जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। बार बार एक ही बात कहने से ये बच्चे परेशान हो जाते हैं। आज अर्पिता देव को देखने खुद स्कूल पहुंच गई थी। जी आप? क्लास टीचर ने पूछा। मैं इसकी माँ हूँ। देव, अगर आपको मैडम की बात समझ में आ गई हो तो हाथ पैर से कोई भी इशारा कर दो, नहीं तो शांत बैठे रहो। अर्पिता ने देव से कहा तो देव ने अपना एक हाथ ऊपर उठा दिया और मुस्कुराने लगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी तुम उड़ते रहना देव, पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना देव को सेरेब्रल पैल्सी नाम की बीमारी है जिसके कारण वो अपनी बात ठीक से रख नहीं पाता, हालांकि सब कुछ समझता है। देव फिजिक्स में बहुत अच्छा था, बस ठीक से बोल न पाने की वजह से वो जल्दी जवाब नहीं दे पाता था। आज क्लास में मैडम उसको समझाए जा रही थी और देव जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी उसकी माँ अर्पिता ने आके बात संभाल ली थी। अब आगे। देव के गले की तनी हुई नसें शांत पड़ गई थीं। अर्पिता को भी कहाँ ये सब पता था। उसने क्लास टीचर को जो बात समझाई थी, यही बात उसको एक दिन शांता दीदी ने इसी तरह समझाई थी। देव को लेके उस दिन अर्पिता सीधे पार्क चली गई। घर से कुछ ही दूरी पे बच्चों के खेलने के लिए एक नया पार्क बना था। शाम का वक्त था। पार्क से बच्चों के खेलने का शोर सुनाई देने लगा। गेट पे खड़े होकर अर्पिता ने कहा, देव तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाती हूँ। देव को अकेले जाने के लिए तो कभी घर का छोटा मोटा काम करने के लिए अर्पिता अक्सर कहती थी। हम डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को कमज़ोर समझ के या फिर चोट लग जाएगी, ये टूट जाएगा कह के काम नहीं करवाते। यही वजह होती है कि वो बाद में जाके छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट या निर्भर हो जाते हैं। देव अभी कुछ ही कदम चला ही था कि उसने देखा नीचे उतरती हुई सीढ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी और खड़ी थीं कि उन पे अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। घूम के वो थोड़ा आगे वाले गेट से घुसा तो वहाँ पानी के फटे हुए पाइप से इतनी कीचड़ इकट्ठा हो गई थी कि वॉकर के सहारे जाना संभव नहीं था। आने वाले बच्चे दौड़ते आते, छलांग मारते और खिलखिला के उस पार चले जाते। फासला सिर्फ 3 फीट का था, लेकिन देव के लिए तो वो एक खाई के जैसा था।
देव बच्चों को छलांग मारते, रास्ता पार करते देखता रहा। उसे आज लगा जैसे दुनिया सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बनाई गई है, वो जो 2 पैरों से चल सकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने हाथों में आइसक्रीम लेके पहुंची तो अर्पिता ने देखा कि देव खामोशी से खड़ा कीचड़ के ऊपर बहते पानी को देख रहा था। वो समझ गई। उसने देव को गोदी में उठाया, पार्क गई, आइसक्रीम खाई। अगर वो नहीं होती तो कौन उसका रास्ता पार कराता? वो न रही होती तो आज यही ख्याल उसे बहुत परेशान कर गया था। वो उठी और देव को लेके सीधा म्यूनिसिपैलिटी हाउस चली गई। आप लोगों को कम से कम एक रैंप तो बनानी चाहिए। उसने पार्क बनाने वालों से झगड़ना शुरू कर दिया था। मैम, सरकारी काम है, सामने वाले ने जवाब दिया तो अर्पिता का पलटवार उसे भारी पड़ा। भाई साहब, सरकारी नियम ही बता रही हूं, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं हो तो बनाई नहीं जा सकती है, चाहे पार्क हो या सिनेमा हॉल। महीने भर में रैंप बनाने की एप्लीकेशन लगा के वो चली आई थी। उस दिन उसने देव को एक ही बात समझाई थी, देव, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी रूप में डिसेबल्ड है। जो लड़के डट के अपनी काबिलियत साबित कर सका, बस वही कामयाब है बेटा। महीना भर बाद देव के स्कूल में फिजिक्स की टीचर ने आके कहा, आज शाम को इंटर स्कूल क्विज का कंपटीशन है, कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? 4-5 बच्चों के हाथ में देव का भी हाथ शामिल था। देव बेटा, क्विज है, उसमें फटाफट जवाब देना पड़ता है, मैम ने समझाया, लेकिन देव जिद पे अड़ गया। उसे माँ की बात याद थी, पर मैम देव को लेके चलने के लिए राजी नहीं थी। मैम, देव को लेके चलते हैं, इसकी फिजिक्स अच्छी है, बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, हम बेल थमा देंगे और ये इशारा करके हमको आंसर बता देगा। एक बच्चे ने खड़े होकर कहा तो देव को लगा जैसे उसके पुराने दोस्त अब्दुल ने उसे एक बार फिर पीछे से आके थाम लिया हो। कंपटीशन तो वो नहीं जीत पाए थे, लेकिन पूछे गए 100 सवालों में से देव ने 40 का जवाब दिया था। देव लड़ता गया, अपनों से, लोगों से, सड़कों से, ट्रैफिक से। उसे तो उड़ना था। वक्त बीता और ठीक 27 साल बाद देव अपनी बूढ़ी माँ का हाथ थामे वॉकर के सहारे उसको आइसक्रीम खिलाने उसी पार्क में बन गई रैंप पे ले जा रहा था, वहाँ जहाँ एक बार वो अंदर अपने आप दाखिल तक नहीं हो पाया था। अखबारों में उसकी फोटो छपी थी। IIM में दाखिला लेने वाला वो हिंदुस्तान का पहला सेरेब्रल पैल्सी चाइल्ड था। तुम उड़ते रहना देव। बस इतनी सी थी ये कहानी। और दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कहानियों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। कुछ ही देर में लौटूंगा एक ऐसी कहानी लेके जिसको पूरा करने का मौका मिलेगा आपको। कैसे, ये जानने के लिए सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।